मुस्कान, मुस्कान बहुत ज्यादा लोग हैं, कंफ्यूजन हो जाता है किससे पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है, निखिल समझ में आ रहा है ये? निखिल, निशांत, यस सर। इंटीग्रेशन हो गया इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या पढ़ा हम लोगों ने? अलग अलग टर्म अगर आपस में सम में है उनका इंटीग्रेशन करना है तो इंडिविजुअली सबका इंटीग्रेशन कीजिए आप। तो ये कितना हो जाएगा? ln t dt इसका इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन 2t dt। ln का कितना हो जाएगा? 1/x। मैंने जानबूझ के ये दिया है, इसका इंटीग्रेशन अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है, इसका इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हो आप। आपको क्या पढ़ाया गया है? इधर देखिए, इसकी वैल्यू कितनी? 1/x का इंटीग्रेशन ln x होगा। समझ में आ रहा? 1/x का ln x होगा। इसमें सब लोग यहाँ दिखे हैं और इसका ln x का या ln t है तो इसका डिफरेंशिएशन 1/t होगा, इसका इंटीग्रेशन 1/t नहीं होगा। समझ में आ रहा क्या? यस सर। ये जानबूझ के मैंने ये लिखा कि ज्यादातर इसमें मुझे एक्सपेक्टेड था ज्यादातर आंसर इसका 1/t लिखेंगे, नहीं लिखा। ये जब ऐसे होता ना, आपसे पूछा गया होता लेट से इंटीग्रेशन 1/t + 2t, इसका आप इंटीग्रेशन कीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन कितना लिखते? ये अलग अलग लिखे हैं हम लोग, तो 1/t dt प्लस इंटीग्रेशन 2t dt। अब जो आप लोग आंसर निकाले होंगे ना, वो आंसर ये वाला है। समझ में आ रहा? ये इसका इंटीग्रेशन कितना? ln t, इसका कितना? ये 2 बाहर हो जाएगा, t की पावर 1 है, एक पावर बढ़ाएंगे तो t²/2, t का यही हो जाएगा, प्लस साथ में कोई कांस्टेंट। समझ में आ रहा सबको? ये tt का टर्म कैंसिल आउट, 2 का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा सबको? प्रियंका, पायल, निशांत, कोई डाउट है? तो बहुत बार हम लोग टर्म देखते हैं, हमें लगता है इसका आता है, बिना ध्यान दिए डिफरेंशिएशन वाले टर्म में ही हम लोग उसको जल्दी से लिख देते हैं। तो उस चीजों पे जहां पर गलत होने के चांसेस रहते हैं ध्यान दीजिएगा। ऑल दो आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हमारे लिए इजी इंटीग्रेशन आते हैं, काफी इजी इंटीग्रेशन। ऑडियो वीडियो फंस नहीं रहा है ना? कभी कभी फंस रहा है सर। सेकंड में अभी ऑडियो वीडियो पॉज नहीं है ना? पहले एक बात कंफर्म कीजिए, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। स्पीड तो ठीक है, स्पीड तो अच्छी खासी आ रही है। खैर, ट्रिगोमेट्रिकल वाले फंक्शन की तरफ आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज मैं पूछता जाऊंगा और उसी के बगल में इंटीग्रेशन भी लिखता चलूंगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। साइन का कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन। तो इंटीग्रेशन cos x dx, तो इसको क्या पढ़ेंगे? cos x का इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। साथ में कांस्टेंट हम लोग लिखेंगे, जनरली इसकी वैल्यू 0 आएगी, खैर लेकिन हम लोग अभी प्रोसीजर वाइज लिखेंगे। cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। तो sin x का डिफरेंशिएशन, सॉरी sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। तो याद देखिए, अगर मैं आपसे पूछता cos का माइनस साइन है तो माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या होता? cos x। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ sin x का इंटीग्रेशन, तो दोनों तरफ माइनस लगा दीजिए, तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा? यस सर। तो cos का हमारे पास माइनस साइन होता है डिफरेंशिएशन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा और साथ में ये tan का पता है tan x का, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec² x dx। लिखने का तरीका अब तक सबको समझ में दिख गया होगा, ये इंटीग्रांट हो गया,
एक्स के टर्म में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये डिफरेंशियल टर्म है, ये वैल्यू हो जाएगी tan x प्लस कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, ये सब टर्म हो ही गया। कॉट का क्या होता है? माइनस माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस नहीं लगाया मैं तो इधर आ जाएगा माइनस कॉट एक्स। उसी तरह सेक और कोसेक वाले का भी कर सकते हैं, उसका लिखें तो क्या होगा? सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना पढ़ाया गया है? सेक एक्स का बिल्कुल याद होना चाहिए, सेक एक्स tan x, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है, सेक एक्स इंटू tan x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक एक्स tan का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा। तो कहीं भी आपको ये दिखेगा सेक एक्स tan x, इसका इंटीग्रेशन, तो आंसर क्या होगा? सेक एक्स ही हो जाएगा, बिकॉज हमें सीधे पढ़ना है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हमारे क्या होता है? इंटीग्रेशन। बच कौन सा गया? कोसेक d बाई डी एक्स। कोसेक एक्स का क्या होता है? माइनस इसमें लग जाता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इसका रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन लिख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है किसके टर्म में? एक्स के टर्म में, तो माइनस कोसेक एक्स आंसर हो जाएगा, साथ में ये कांस्टेंट, बिकॉज हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। राजनंदिनी, ये रेडमी कौन है? नेम बाय नेम आप लोग ज्वाइन कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। किसी को कोई डाउट इसमें? ये तो फॉर्मूले ही है, इसमें डाउट वगैरह की बात ही नहीं है। जहां तक इसमें अब जो अगला पॉइंट है इसको ढंग से देखिएगा, यही वाला फॉर्मूला हम लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे किसमें? फिजिक्स में। जैसे वहां चेन रूल बताया गया था ना, और चेन रूल को मैंने बोला था काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में तो अभी उतना टाइम नहीं बचा है, लेकिन चेन रूल से रिलेटेड जो यहाँ पर फॉर्मूला है ना, मैं उस पहले फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, और इसको फिजिक्स में कैसे यूटिलाइज करेंगे उसकी बात करेंगे हम। फॉर्मेट है, यहाँ फॉर्मूले की बात करें, ऑल दो वो तो फॉर्मूला नहीं बोला जाएगा, लेकिन फॉर्मेट हम लोग बोल सकते हैं। जैसे अगर इस तरीके का फॉर्मेट है आपको, इसका इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन, इसके इंटीग्रेशन की बात हो, और ये फॉर्मेट आपको फिजिक्स में खूब मिलेगा। कौन सा फॉर्मेट? ये फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप ढंग से देखिए, ये हमारे लिए जरूरी है। किस फॉर्मेट में लिख रहा हूं मैं? ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन, ये अगर फॉर्मेट है। अच्छा यहाँ पर देखिए, अगर मैं बोलता a1 होता, a1 और b की वैल्यू 0, तो क्या ये फॉर्मेट हो जाता? a1 और b की वैल्यू 0, तो यही आ जाता फॉर्मेट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? मैं अभी फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसको प्रूव भी करूंगा, और हमारे लिए कैसे यूजफुल है उसकी बात करेंगे। अभी तो मैं पहले डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, फिर इसको प्रूव भी करेंगे कैसे आता है ये। इसका फॉर्मूला अगर हम लोग प्रूव करना चाहें कर सकते हैं क्या? इसको प्रूव करना चाहें कर सकते हैं। इधर देखिए, मैं अभी लिख दे रहा हूं, फिर प्रूव भी कर देता हूं। ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इधर देखिए ये 1 बाई ए, और ये वाला टर्म n प्लस 1, प्लस साथ में कांस्टेंट लिखना है, वो तो कांस्टेंट अलग से लिख ही दिया जाएगा। इसका ये फॉर्मूला है। अब आपको इसमें लग रहा होगा कि ये इतना लंबा चौड़ा टर्म हम क्यों याद करेंगे? आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ चीजें, फॉर्मूला नहीं याद होगा लेकिन उस फॉर्मूले का यूज आपको जरूर याद हो जाएगा। प्रूविंग की बात करोगे, आराम से प्रूव कर सकते हैं हम लोग। इधर देखिए LHS में जो है वो क्या है? इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन डी एक्स। प्रूव कर दें कि इस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन ही पढ़े हम लोग, केवल आराम से हम लोग चाहें तो इसको प्रूव कर सकते हैं। एक मेथड होता है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, उस मेथड का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि आज वाली क्लास में कम टाइम है, इसीलिए मैं इसके डिटेल्ड में नहीं जा रहा हूं, नेक्स्ट वाली क्लास में जरूर इसका डिटेल बताऊंगा आपको। इधर देखिए
अभी केवल देखते चलिए कैसे लिख रहे हैं चीजों को, इसका इंटीग्रेट। इसका इंटीग्रेशन अभी हमें नहीं आता है। यहां पर देखिए, लेट टी इक्वल टू टी या कोई और वैल्यू जो मन करे, ए एक्स प्लस बी। चेन रूल में भी ऐसा कर रहे थे क्या? जितने लोग चेन रूल पढ़े हैं, आई थिंक सबने पढ़ा है, और चेन रूल वाले में भी ऐसा कर रहे थे क्या? बीच में एक वेरिएबल लाके और फिर सारी चीजों को डिफरेंशिएट कर रहे थे। हमें जैसे x टू दी पावर n का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है इसी, लेकिन यहाँ पर जो है वो खुद में अलग भी एक फंक्शन है। तो खैर चेन रूल से मत देखिए, डायरेक्टली यहाँ कर लेते हैं। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर dx को, t किसका फंक्शन हो गया? x का। हमने ax प्लस b को t मान लिया, तो dt बाई dx कितना लिख सकते हैं? dt बाई dx कितना हो जाएगा? इसको x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो गया a, x का डिफरेंशिएशन 1 और b का 0 हो जाएगा। तो यहां से देखिए dx dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? a dx। तो dx को क्या लिख सकते हैं? dx को मैं लिख सकता हूं dt अपॉन a। अब आप बोलोगे ये काम क्यों किया जा रहा? प्रूविंग है। अभी आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी ये जो मेथड मैं यूज कर रहा हूं इसको बोला जाएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अभी के लिए केवल देखते चलिए, बस आपको मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए। इधर देखिए, अब ये वैल्यू यहाँ पर रखिए, तो जो आपका इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाने वाला है? इसमें रखेंगे तो ax प्लस बी की जगह पर क्या रख दें? t। इधर देखिए, ये इंटीग्रेशन ax प्लस बी की जगह पर हो गया t, पावर में ये n, और dx की जगह पर क्या लिख सकते हैं? dt बाई a। dt बाई a। आपको क्या पढ़ाया गया है? जो भी कांस्टेंट होगा वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। यहाँ पर a और b कांस्टेंट है, तो ये जो a है इस इंटीग्रेशन से ओवरऑल बाहर, तो ये बाहर हो गया इंटीग्रेशन से। क्या आया? t टू दी पावर n dt। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब देखिए ये टर्म कितना हो जाएगा? 1 अपॉन a, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा निशांत? t टू दी पावर n dt। इसका इंटीग्रेशन, हाँ पेज पलटना शुरू करो। इंटीग्रेशन कितना? t टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 हो जाएगा ना? x टू दी पावर n dx वाले फॉर्मेट में है, तो t टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। किसी को इसमें कोई डाउट? नो सर। प्लस कांस्टेंट लिख देंगे बिकॉज ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। कितना आ गया ये? 1 अपॉन a। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि t को तो हम ही लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था एज्यूम करके। t कितना एज्यूम किया था? ax प्लस b। वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, कितना जाएगा? ax प्लस b इसकी पावर n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और साथ में ये कांस्टेंट। क्या यही आरएचएस है? अब हम लोग को ये काम ना बार बार नहीं करना फिजिक्स के लिए। ये तो मैंने अभी के लिए आपको बता दिया, ये काम हम लोग बार बार नहीं करेंगे। हमारे लिए ये फॉर्मेट ना बहुत बार आएगा, तो आएगा ना तो मुझे इस तरीके से लिखने आना चाहिए। अब इसका यूज देखिए, आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। हमें कुछ नहीं करना है, अगर जिस चीज का इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसमें कोई टर्म ऐड है, नंबर ऐड है, तो उससे फर्क नहीं है। लेकिन उसके साथ अगर कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है, तो इंटीग्रेशन के बाद उस टर्म से क्या हो जा रहा था? डिवाइड हो जा रहा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं तो ज्यादा बेहतर वे में समझ में आएगा। इधर देखिए, जैसे अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना हो, i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 1। अच्छा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का माइनस अगर यहाँ पर सिंपली x होता, यहाँ x होता, तो साइन x का माइनस कॉस x हो जाता, माइनस कॉस x। तो क्या लिखेंगे आंसर? देखिए मैं इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं। यहाँ पर साइन का कॉस होता है, तो यहाँ पर आ गया माइनस कॉस। ये एक्स प्लस बी वाले फॉर्मेट में है ना? एक्स प्लस बी वाले फॉर्मेट में, तो ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1। जैसे था वैसे ही x के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई है उससे क्या हो जाएगा? डिवाइड। जो टर्म मल्टीप्लाई था उससे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा।
एक दो एग्जाम्पल पहले और देखते हैं। जैसे इसका इंटीग्रेशन करना हो डायरेक्टली, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर या जो भी 2x प्लस 4 इसका इंटीग्रेशन, इसका पावर 5 है, इसका इंटीग्रेशन करना है, हो जाएगा क्या? बिल्कुल देखिए इस फॉर्मेट में है। हमें बस ये चीजें Yes. सीखनी है, बाद में मैं आपको इस क्वेश्चन बनाने के लिए दूंगा। इसमें कैसे क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2x plus 1 4. ये 4 है, इसकी पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 n प्लस 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। और x में क्या मल्टीप्लाई है? 2। जो टर्म x से मल्टीप्लाई है उससे क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. हमें फिजिक्स में ना इसी टर्म का सबसे ज्यादा यूज करना है, इसी फॉर्मेट का सबसे ज्यादा यूज करना है। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अब मैं फॉर्मूले ही लिख रहा हूं केवल, इधर देखिए। अगला फॉर्मूला जो लिखना है हमें, अगला याद रखेंगे। अगर हमारे पास इस तरह का फॉर्मेट है, इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी, जो मैंने अभी लिख भी दिया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन का माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ax प्लस बी, और x में जो टर्म मल्टीप्लाई है उससे क्या कर दीजिए? डिवाइड। Divide. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ऐसा हो, cos ax प्लस बी dx कितना हो जाएगा? cos ax प्लस बी का इंटीग्रेशन, Sin A. cos का साइन होता है, cos का साइन होता है, तो साइन ax प्लस बी डिवाइडेड बाई x में जो टर्म मल्टीप्लाई है उससे क्या हो जाएगा? ओवरऑल टर्म ये डिवाइड हो जाएगा। ये सबको प्रूव कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मुझे ना यही सारी चीजें जिनका सबसे ज्यादा यूज है, जैसे e टू दी पावर ax प्लस बी। अच्छा, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या था? e टू दी पावर x ही था, E to the power x. लेकिन इसका हो जाएगा e टू दी पावर ax प्लस बी है, तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में e टू दी पावर ax प्लस बी, और x के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई है उससे पूरे टर्म में क्या हो जाएगा? Divide. या तो 1/a लिख सकते थे, बिल्कुल ये फॉर्मेट, और साथ में इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट लिखेंगे। ये समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes, sir. अच्छा, आपको 1/x dx इसका इंटीग्रेशन अभी बताया गया, कितना बताया गया? Ln x. ln x बताया गया। अब मान लीजिए आपके पास, और ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये अभी बहुत ज्यादा एग्जांपल लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आएगा, आपको मिलेगा। अगर मैं लिखूं यहाँ पर 2x प्लस 1, तो यहाँ पर देखिए x की पावर अगर मैं पूछूं तो कितना है? केवल x का पावर बताइएगा। 1. और यहाँ पर ऊपर वाले फॉर्मेट में जाएंगे तो x टू दी पावर -1 हो जाएगा, तो ये ln वाला ही है। बस यहाँ पर क्या लिख दिया गया, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला, ax प्लस बी, इसके इंटीग्रेशन की बात करेंगे x में, तो ये हो जाएगा ln ax प्लस बी, और x के साथ a मल्टीप्लाई है तो उससे क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. ये कंटिन्यू होगा नेक्स्ट क्लास में भी। पहले कुछ एग्जांपल आप लोग बताते चलिए, अभी मैं आप ही से पूछ के लिखवा रहा हूं। जैसे इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 dx कितना होगा? हम लोग इसका प्रोसीजर नहीं लिखने जा रहे हैं, हमें डायरेक्ट लिखने आना चाहिए फिजिक्स के पर्पज से। लॉन वाला फॉर्मेट होगा क्या? ढंग से देखिए, 1/x का फॉर्मेट हो और x की पावर नीचे में 1 दिखे, यानी कि ऊपर, तो ये टर्म कितना होगा? देखिए इस फॉर्मेट में है, ये फॉर्मूला हुआ आपका, इस फॉर्मेट में है, x के साथ मल्टीप्लीकेशन में यहाँ 1 है, b की जगह पर 2 है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1। 2 नहीं, x के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है डिवाइडेड बाई 1, तो यही आंसर हो गया। समझ में आ रहा? और इनडिफिनिट है तो साथ में कांस्टेंट रख देंगे, C1 C2 C3 जो मन करे। ये समझ में आ रहा है? साक्षी श्री, राजनंदिनी, ठीक है। अच्छा, इसका बताइए 1/3 - x का इंटीग्रेशन, फॉर्मूला ये नीचे आपको दिख रहा है।
सर ln 3x minus 1 by 3 plus c। बिल्कुल, ये मैंने जानबूझ के इसलिए लिखा कि फिजिक्स में आप देखोगे हीट जब पढ़ेंगे या और भी कुछ फैक्टर आपको इस तरह का दिखेगा इंटीग्रेशन, तो कुछ नहीं करना है हम लोग को। आप देखोगे इस फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो ये ऐसे है, पहले मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। माइनस एक्स प्लस 3dx, आप क्लियरली देखो इस x को ऊपर लेके जाते हैं अकेले इसको देख के, तो पावर कितना है इसका -1, तो x टू द पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लगना है। तो कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, लॉन वाले फॉर्मेट इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस एक्स प्लस 3 या 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई भी कुछ होगा क्या, या तो डिवीजन वाला टर्म है, यहाँ पर x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, माइनस वन से ये डिवाइड। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका बताइए क्या होगा, 1/3 + 2x का इंटीग्रेशन। बाकी लोग चैट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, मैं पूछ ले रहा हूँ। प्रिंस आंसर क्या होगा, प्रिंस, उसके बाद निशांत आंसर तैयार रखिएगा। निशांत और कौन है ऊपर देखें, मुस्कान, तो 1 2 3 4 लोग हैं। मोनिका आप भी आंसर इसका बताए रहिएगा, कितना होगा आंसर। बिल्कुल, आप देखिए ये आगे पीछे लिखा जा सकता है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 2, x टू दी पावर यहाँ नीचे में 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, ln 3 + 2x डिवाइडेड बाई 2। आई थिंक इसमें अब डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। टाइम बचा है नहीं, लगभग हो गया है टाइम, फिर भी एक्सपोनेंशियल वाला भी साथ में निपटा दे रहा हूं मैं। एक्सपोनेंशियल वाला देखिए फॉर्मूला क्या है, 2 फॉर्मूले हो गए, एक साइन कॉस वाला भी हो गया, tan वाला भी लिख सकते थे। अगला फॉर्मूला है इसमें इंटीग्रेशन e टू दी पावर ax प्लस b। अगर ये फॉर्मूला है, इसका इंटीग्रेशन है इस फॉर्मेट में, तो इसका आंसर क्या होगा, e टू दी पावर ax प्लस b डिवाइडेड बाई a, या मन करे तो 1/a बाहर लिख सकते हैं। बात एक ही है, ये 1/a ही है ना, तो या तो ऐसे लिखिए, समझ में आ रहा है, या फिर डिवाइडेड बाई a लिखिए। इसका आंसर बताइए, e टू दी पावर 3x dx कितना होगा निहारिका, e टू दी पावर 3x dx का इंटीग्रेशन। e टू दी पावर 3x dx 1/3 e to the power 3x। e टू दी पावर 3, बिल्कुल इसका वही होना है ना, तो e टू दी पावर 3x। समझ में आ रहा, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है a, b की जगह तो 0 है ही यहाँ टर्म, कितने से डिवाइड हो जाएगा 3 से, या तो ये कीजिए या e टू दी पावर 3x डिवाइडेड बाई 3। समझ में आ रहा सबको, साथ में कांस्टेंट भी रहेगा। अच्छा, e टू दी पावर 2 माइनस 4x इसका इंटीग्रेशन, पायल सिंह क्या होगा आंसर, e to the power 2 minus 4x divided by -4। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए लिख रहा हूँ ना, नेक्स्ट क्लास में जहाँ जितना डाउट होगा आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि एटलीस्ट देख के आपको इसका फॉर्मेट सेट हो जाए। कुछ चीजें होती है ना कि समझने के बाद भी जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं होती है ना, तो वो चीज क्लिक नहीं करती है। तो एग्जाम में आपको इसी का ध्यान देना है, एग्जाम जानने का केवल नाम नहीं है। आपको देखोगे एग्जाम में 100 लोगों में से अगर 98 लोगों को चीजें आ रही हैं, या मान लीजिए सबको सारे फॉर्मूले याद हैं, उसमें सिलेक्शन 2 ही लोगों का होगा। सही टाइम पे आपको फॉर्मूले को यूज करने आना चाहिए, और वो तब क्लिक करेगा ना जब आप फॉर्मूले को बार बार प्रैक्टिस में लाओगे, और उसको अपने अकॉर्डिंग, जिससे कि वो जल्दीबाजी में आपसे यूज हो गए, उसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक टाइम के बाद। खैर उस पर आएंगे हम लोग अभी धीरे धीरे। यहाँ देखिए बिल्कुल उसी फॉर्मेट में क्या ध्यान देना है, e टू दी पावर ax प्लस b का फॉर्मेट है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, x की पावर में यहाँ पर, तो ये टर्म कितना हो जाएगा, ये 2, यहाँ x का पावर 1 ही है, इसका ध्यान देना, ये 2 माइनस 4x, ये फॉर्मूला है, इसमें और कुछ मॉडिफाई नहीं करना है, इसी फॉर्मूले पे लिख रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाई x के साथ क्या मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड हो जाएगा, -4। समझ में आ रहा है सबको, यस सर। तो बेसिक
इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हमें सबसे ज्यादा करने हैं, ये वाला दूसरा, ये वाला सेक्शन जो आपको ज्यादा यूज में आएगा, सबसे ज्यादा बेसिक इंटीग्रेशन, जिसमें आपको x⁴n और बाकी फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद हो तो हम लोग यूज कर सकते हैं। फिजिक्स के लिए बुक सजेस्ट करना है, फिजिक्स के लिए एक तो बुक आपके पास है, अगर आप जेई के पर्पस के देख रहे हो तो HC वर्मा। आपको देखिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो जाती है चीजें, बुक के लिए मैं एक दिन पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा आप बुक कैसे पढ़ो। आपको हमेशा ना कम से कम दो चीजें, एक तो एनसीईआरटी बुक आपकी होनी चाहिए, बिकॉज अभी जो करंट सिनारियो है ना, जो एग्जाम ले रहा है एनटीए की बात करेंगे तो अभी आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की कर रहे हो या जेई के लिए कर रहे हो ना, एनटीए के ज्यादा क्वेश्चन सीबीएसई ओरिएंटेड हो गए हैं, मतलब एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो गए हैं। तो क्वेश्चंस एनसीईआरटी को पढ़ना अब बहुत जरूरी है। बायोलॉजी में तो वैसे भी शुरू से वो गीता की तरह याद करते थे, बिल्कुल लाइन बाय लाइन, अभी भी वही चीज है। केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी ही करनी है। फिजिक्स में पहली बार में उसको पढ़ना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन जो टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाए उसको एनसीईआरटी से पढ़ना मस्ट होगा आपके लिए। तो एनसीईआरटी एक कंप्लीट कीजिए और एक साथ में रेफरेंस बुक, जो भी बुक्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, तो एक एनसीईआरटी और साथ में जो भी आपको एक बुक रेकमेंड की जाएगी रेफरेंस वाली, उसको A to Z पूरा बनाइए, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अगर आपके पास कंटेंट ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए मान के चलिए सिलेक्शन होना बहुत टफ हो जाएगा। आपके पास कंटेंट कम नहीं होने चाहिए, आपके पास कंटेंट ये है कि एक एनसीईआरटी और एक रेफरेंस बुक, इसको पूरा कंप्लीट करें। आप अगर कंप्लीट कर पाते हैं फिर दूसरे की तरफ स्विच कीजिए, ये सबसे बेहतर तरीका होता है। या फिर जो रेफरेंस बुक आपको लगता है ये सुटेबल है, बहुत अच्छी है, टीचर भी रिकमेंड कर रहे हैं सारी चीजें, तो उसको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार बनाओगे ना, हर बार आपको उसमें नया कॉन्सेप्ट नजर आएगा, बनाने का तरीका आपको लगेगा अच्छा नहीं पहली बार मैं ये ऐसे बना रहा था, इस बार ऐसे बन रहा है। और दूसरी चीज, अगर आप बहुत दिन बाद उसको बनाने चलोगे ना तो सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे भी नहीं, इवन हो सकता है कि मोर देन 60% क्वेश्चन में आप अटक जाए। एक बार बनाई हुई बुक की बात भी मैं कर रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन में। तो एक तो आपको एनसीईआरटी रखनी ही चाहिए और साथ में एक रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक अगर जेई की बात करोगे तो HC वर्मा आप ले सकते हैं, बुक की बात करेंगे तो। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जिनको लगता है मुझे ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, एक और साथ में मॉड्यूल, अगर आप जैसे आपको कोचिंग का जो मॉड्यूल मिलेगा तो मॉड्यूल में जो चीजें 2 मार्क कर लेनी है आपको, जैसे मॉड्यूल, एनसीईआरटी, एक रेफरेंस बुक, 3 मोर देन सफिशिएंट है। इसको करने के बाद ना आपके पास टाइम नहीं पड़ेगा, तो जो भी फॉलो करे ना A to Z बनाइए उसको। कारण कि मार्केट का कोई भी बुक उठाइए, किसी तरह का कंटेंट लीजिए, 80% कंटेंट सबके लगभग सेम होते हैं, बिकॉज सबका सोर्स ना मिला जुला के एक ही है, सबके 80% चीजें आपको कॉमन दिखेंगी। तो जरूरी है किसी भी एक को पूरा बनाना। इससे फायदा क्या होगा, कितने भी वेराइटी की, अगर एक इस चैप्टर में 10 वेराइटी के क्वेश्चन है ना, तो मैं पूरा बनाऊंगा ना, तो हर वेराइटी के 2 3 4 हर तरीके के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे। जबकि अलग अलग कंटेंट बनाओगे तो होगा क्या, जो आपका फेवरेट टॉपिक है आप हो सकता है ना बार बार उसी को बनाओगे, तो इस चक्कर में आपके बहुत सारी चीजें बिल्कुल अलग रह जाती है और आपकी कमांड नहीं हो पाती है। और आपको कॉन्फिडेंस तब आएगा ना जब कोई भी बुक आप कंप्लीट बनाओगे। तो इसकी आदत डालिए कि हमें बुक क्या करनी है, पूरी कंप्लीट बनानी है। एनसीईआरटी बायोलॉजी से जो लोग हैं बिल्कुल एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ना, पढ़ नहीं पाते ना, आधे से ज्यादा लोग, आधे क्या मैं लिख के दे सकता हूँ, 90% ज्यादा लोग एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं है। फिजिक्स की बात छोड़ दो, बायोलॉजी लगभग बहुत लोग पढ़ते हैं। केमिस्ट्री बार बार फॉलो बोला जाता है कि एनसीईआरटी पे स्टिक रहिए, एनसीईआरटी पे स्टिक रहिए, फिर भी लोग नहीं पढ़ते हैं उसको। फिजिक्स में तो 2-4-5% ही लोग होते हैं जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़नी चाहिए। आपको कम से कम अंदाजा पड़ता है कि हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं। और जिनको भी लगता है ना कि एनसीईआरटी इजी है, ये थोड़ी गलतफहमी है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन अभी तो में भी आप बहुत टॉपिक नहीं पढ़े हैं, पढ़ने के बाद जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाएंगे ना, आपको आसान नजर नहीं आएगा। और खासकर उसका एडिशनल सेक्शन, उसके आधे क्वेश्चन जेईई एडवांस में ही पूछे जाते हैं, तो उसको पूरा करना जरूरी है। एनसीईआरटी कोई एक रेफरेंस बुक और एनसीईआरटी इसको कंप्लीट करना जरूरी है। और साथ में जहां भी आप पढ़ रहे हो, जो टीचर है, जो कोचिंग है, आपको जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, जैसे यहाँ भी जो आपको कंटेंट मिलेगा, तो वो जो टॉपिक हो रहा है पैरेलली उसको बनाते चले चलिए। अभी आपको बहुत थोड़े कम असाइनमेंट मिल रहा है, बिकॉज अभी हम लोग फिजिक्स वाले सेक्शन की तरफ आए नहीं है। फिजिक्स सेक्शन पे जो भी टॉपिक हो रहा होगा ना, पैरेलली में आपको क्वेश्चन साथ के पैरेलली सेंड करता चलूंगा। इस टॉपिक के बाद ये क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, और इस टॉपिक के बाद एनसीईआरटी और जो आप एक रेफरेंस बुक HC वर्मा या जो फॉलो कर रहे हैं उसको यहाँ से यहाँ तक रीड करना जरूरी है।
पढ़ने की आदत डालनी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज सेल्फ स्टडी जो करेगा उसी का सिलेक्शन होता है। केवल क्योंकि पढ़ते तो सब लोग हैं, सबको पढ़ा रहे हैं, टीचर सबको पढ़ाते हैं, लेकिन सिलेक्शन उनका होगा जो जिनकी सेल्फ स्टडी ज्यादा होती है, बिकॉज सेल्फ स्टडी करोगे तभी आप अपने से ज्यादा पढ़ पाओगे। ठीक है, अभी आप लोग की क्लास है केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री नहीं है सॉरी, मैथ्स की क्लास है ना, और बायोलॉजी, उसके मैथ्स और बायोलॉजी की क्लास है। ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए आप लोग। क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।